माइक चेक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जिज्ञान पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और केवल यहीं से प्रश्न आ रहा है। चाहे आप 25 क्वेश्चन की बात करें, यहीं से घुमा फिरा कर वो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। जो पहले वीडियो अपलोड है वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा और यहाँ से भी आएगा और यहाँ से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आएगा। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीटेट एग्जाम में जो है सीडीपी से क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, तो जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला है मनोसामाजिक सिद्धांत। किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया है एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन ने इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन जो है 8 स्टेप्स से होकर गुजरता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक एरिक्सन ने। और इनके अनुसार जो है पूरा जीवन कितने अवस्थाओं से होकर गुजरता है? तो 8 अवस्थाओं से, एरिक एरिक्सन के अनुसार, याद रखिएगा। तो देखिए, इन्होंने जो 8 अवस्थाएं दी है कौन कौन सी है? इसमें से है पहला विश्वास बनाम अविश्वास। ये होता है 0 से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष तक। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता तो वह रोना बिलखना शुरू कर देती हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो पहला स्टेप है 0 से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष, विश्वास बनाम अविश्वास, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए, स्वायत्त बनाम शर्म या लज्जा, लज्जा या शक। तो यह होता है 1.5 या 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते, तो वह स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। तो स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा शक, यही है, याद रखिएगा, दूसरी अवस्था। और यहाँ से अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो अगला टॉपिक है वो है, देखिए, पहल बनाम या दोष। 3 से 6 वर्ष होता है। ये जो वर्ष है इसे भी पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में है वर्ष। तो याद रखिएगा, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये पहल बनाम दोष। तीसरा है, देखिए चौथा है, तीसरा जो 3 से 6 वर्ष है, याद रखिएगा। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, जिसे उत्तर बाल्य अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, परिश्रम बनाम हीनता मतलब उत्तर बाल्य अवस्था एरिक एरिक्सन की कौन सी अवस्था है? तो याद रखिएगा चौथी अवस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष होती है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। तो चौथा अवस्था यही है। देखिए, पांचवा अवस्था क्या कहता है? पहचान बनाम भ्रांति। इसे किशोर अवस्था कहा जाता है, जो कि 5वीं अवस्था है और ये 12 से 18 वर्ष होती है। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। छठवा है, देखिए, आत्मीयता बनाम अलगाव। ये 18 से 35 होती है। इसे पूर्व वयस्कावस्था भी कहा जाता है। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आत्मीयता से और अलगाव से। कौन सी अवस्था है? तो छठवीं, 18 से 35, जिसे बोला जाता है पूर्व वयस्कावस्था। आपकी पहली से 5वीं मतलब फर्स्ट जो पेपर होगा सीटेट का, उसमें सिंपल से ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लेकिन 6वीं से 8वीं वाले जो आपके सीटेट एग्जाम होगा, सेकेंड एग्जाम, उसमें इसके अंदर से पूछा जाएगा। तो जैसे आत्मीयता है, अलगाव है, ये उस दूसरे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और वर्ष भी याद रखिएगा कि कौन कौन से वर्ष में कौन सी अवस्था है एरिक एरिक्सन का। तो देखिए 7वां है जननात्मक बनाम स्थिरता। इसे मध्य वयस्कावस्था कहा जाता है, 35 से 65 होता है इसकी आयु। जननात्मक में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। तो 7वां यही कहता है। 8वां है संपूर्णता बनाम निराशा। इसे प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, जो 65 से ऊपर है। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। वह अब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उनकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की है तो उसे निराशा आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए संपूर्णता से भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए एक बार फिर से सिंपल तौर पर देख लेते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक एरिक्सन ने। कितनी अवस्थाओं में बांटा है पूरे जीवन काल को? तो 8 अवस्था में। आप इसके जितनी भी आयु है उसे याद रख लीजिएगा, कौन सी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है और प्रौढ़ावस्था है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए देख लेते हैं अब अगला। ये जो टॉपिक है जीन पियाजे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, सी टेट के चाहे वो CG टेट हो। तो देखिए जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वहीं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ब्रूनर ने भी और थाइनेडाक ने भी संशोधित किया है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में जीन पियाजे नहीं है या जीन पियाजे नहीं है और केवल ब्रूनर है तो ब्रूनर को टिक कीजिएगा, और अगर ब्रूनर और जीन पियाजे नहीं है तो थॉर्नडाइक, यानी कोई भी आ जाए तीनों में से और एक दो ऑप्शन ना हो। तो अगर तीनों को दे दिया जाए और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तीनों ऑप्शन दिया है, तीनों चौथा में दिया है कि उपरोक्त तीनों, तो उपरोक्त तीनों ही सही रहेगा, क्योंकि तीनों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें जीन पियाजे को ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे। कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पियाजे का मानना है कि जैसे दो बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे दो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को कहा है, किसने कहा है? जीन पियाजे ने। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट प्रकार से अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। याद रखिएगा, बड़ों से अलग होती है पियाजे के अनुसार, जो बच्चों की सोचने की क्षमता है। देखिए जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने बच्चों को क्या कहा है? तो नन्हे वैज्ञानिक कहा है। चलिए देखते हैं इनका कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञान का विकास है उसके जो कॉन्सेप्ट हैं क्या क्या है। तो पहला इन्होंने दिया है अनुकूलन एडाप्टेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बताया गया है, मतलब जीन पियाजे ने इसे बताया है। पहला है आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, काला कुत्ता है सफेद कुत्ता है, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातीकरण, इसे आप रिलेटेड कर लीजिए। दूसरा है समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर दिया है बिल्ली। देख लीजिए, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अनुकूलन में आएगा आत्मसातीकरण और समायोजन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये दे दिया जाएगा, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? तो आत्मसातीकरण। और ये किसके अनुसार है? तो जीन पियाजे के अनुसार। समायोजन को भी उसी प्रकार दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला इसमें क्या है। और तो देखिए संतुलन भी दिया है, जिसे साम्य धारण बोला जाता है, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है।
आत्मसात जो भी पढ़े ऊपर और समायोजन, उनके बीच संतुलन कैप करता है। इसे संतुलन या साम्य धारण कहा जाता है, याद रखिए। अगर आपके एग्जाम में हिंदी जो वर्ड है वो कठिन लग रहा है तो आप जरूर इंग्लिश को भी देखिएगा, क्योंकि सीडीपी है, मैथ्स है और ईवीएस है जो है वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी रहेगा, दोनों में रहेगा। देखिए यहाँ से स्कीमा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, एक सोच रखता है या कल्पना करता है, उसे स्कीमा कहते हैं, याद रखिएगा, उसे स्कीमा कहते हैं। जो दिमाग में पहले से जो बात उसे याद रहती है उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति वो कल्पना करता है, सोचता है, विचार करता है, धारणा बनाता है, उसे कहते हैं स्कीमा। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। देखिए जन्मजात होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं में पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। जो स्कीमा है ये उन्हीं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें जोड़ना संगठन कहलाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, साम्य धारण में आएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक चल रहा है। देखिए जीन पियाजे ने कौन कौन सी अवस्था बताई है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी? 4, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा 4 अवस्थाएं। पहला कौन सा है? संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, वर्ष याद रखना। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है, याद रखिएगा। संवेदी पेशी अवस्था में इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। यहाँ से आएगा संवेदी पेशी अवस्था में, याद रखिएगा इतना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज़ करता है, सिंबल का निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है, याद रखिएगा। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, याद रखिएगा। इसमें देखिए जीववाद दिया है, अहं केंद्रित, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जीववाद। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, जीववाद कहलाता है। अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है, इसे बोलते हैं अहम केंद्रित। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कौन सी अवस्था में आएगा? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए देख लेते हैं और टॉपिक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से आएगा। तो देखिए अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे 4 + 6 और 10 हम उसे सिखा देंगे, 4 + 6 = 10 होता है, सिखा देंगे, लेकिन वो 6 + 4 अगर वो देंगे तो नहीं जानेगा या नहीं बना पाएंगे कि क्या आएगा उसका आंसर, तो उसे नहीं जानते, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखते। देखिए चौथा है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है, इसी अवस्था में होती है। पांचवा है केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। छठवा है संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज करके उस कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको नहीं समझ पाता। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है सीटेट में कि जो संरक्षण है वो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। क्रमबद्धता भी, इसमें बच्चे जो हैं वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता, याद रखिएगा। क्रमबद्धता, इसमें जो है बच्चे जो है वस्तु एवं तथ्य को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता, मतलब क्रमबद्ध तरीके से नहीं रख पाते। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन सी चीज आएगी, देख लीजिए एक बार फिर से। जीववाद, अहम केंद्रित, अपलटावी, मुद्रा संप्रत्यय, केंद्रीकरण, संरक्षण और क्रमबद्धता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, जो होता है 2 से 7 वर्ष।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे ठोस एवं स्थूल अवस्था भी कहते हैं। 7 से 11 वर्ष की इसकी आयु होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख कर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। चिंतन मनन करना शुरू कर देता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। याद रखिएगा, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट गुण आ जाता है। उसमें नहीं सीख पाया होता है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में इसमें आ जाता है। याद रखिएगा। आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर नहीं, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे पेड़ जरूरी है नहीं है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा का आंसर होगा कि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, मतलब जरूरी है। तो इस प्रकार वो चिंतन करने लगता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यही होता है। देखिए, चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यह होता है 11 से 15 वर्ष। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कणा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। मतलब जो तर्क करने का गुण है पूर्ण विकसित हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त में। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। देखिए, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की है। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो ये उसकी आलोचना है। याद रखिएगा, चौथी अवस्था में वो तर्क करना, उसके मतलब उसमें तर्क करने की जो क्षमता पूर्ण विकसित हो जाती है। 11 से 15 वर्ष होता है। चलिए एक बार सिंपल तौर पर देख लेते हैं। देखिए, जिन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और कौन कौन ने दिया है, ब्रूनर और थार्नडाइक ने भी। कहाँ के वैज्ञानिक है जिन पियाजे, स्विट्जरलैंड। नन्हे वैज्ञानिक बोला है बच्चों को, याद रखिएगा। अनुकूलन में आएगा आत्मसातीकरण और समायोजन। वही संतुलन में स्कीमा है, संतुलन है, स्कीमा है और संगठन है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कितनी अवस्था में बांटा है संज्ञानात्मक विकास को, तो 4 में। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। पहला होता है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तीसरा है 7 से 11 और उसके चौथा है 11 से 15। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए देख लेते हैं अभी एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, यहाँ से नैतिकता का सिद्धांत दिएगा कौन से वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो याद रखिएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इन्होंने जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिकता यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। याद रखिएगा नैतिकता। यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनता है, देखिए तो ये वाला, नैतिक द्विधा और नैतिक तर्कणा। सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक द्विधा कहलाती है। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ये नैतिक द्विधा है, याद रखिएगा। नैतिक तर्कणा, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, ये नैतिक तर्कणा आएगा। नैतिक द्विधा और नैतिक तर्कणा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है।
देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर जो है वो पहला स्तर है कोहल वर्ग का, 3 स्तर दिया है, जिसमें आता है 2 सोपान। दंड एवं आज्ञा, जिसे पालन उन्मुक्ता भी बोलते हैं, और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल सापेक्षता का उन्मुक्ता, साधनात्मक सापेक्षता का उन्मुक्ता। दंड एवं आज्ञा का देखते हैं। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो ये दंड एवं आज्ञा है। मतलब इस अवस्था में बच्चे जो हैं दंड के कारण आज्ञा पालन करते हैं, कि अगर कुछ बड़े द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमें सजा मिलेगा, इसलिए सजा से बचने के लिए वे आज्ञा का पालन करते हैं। तो पहला वही रहेगा दंड एवं आज्ञा में। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता का उन्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे कि तैसे भी कहा जाता है, और या इसे इसी अवस्था को याद रखिएगा अहंकार की अवस्था भी कहा जाता है। कोहल वर्ग के जो पूर्व परंपरागत स्तर का दूसरा सोपान है, उसे जो है अहंकार की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे ही खुद भी करेगा। जैसे एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। तो ये है पूर्व परंपरागत स्तर। कौन कौन से सोपान? दंड एवं आज्ञा, दूसरा अहंकार की अवस्था। चलिए देख ले लेते हैं परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। सही या गलत का निर्णय करता है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देखते हैं। अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, या इसे बोलते हैं प्रशंसा की अवस्था। याद रखिएगा, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, मतलब ऐसे कुछ कार्य करना जिससे उनको समाज उनकी प्रशंसा करे। इस उम्र में जो है बालक होते हैं या बालिकाएं होती है, ऐसा कार्य करना चाहती है जिससे समाज उनसे प्रसन्न रहे या उनको अपने समाज में स्थान दे, उनकी प्रशंसा करे। तो इस अवस्था को प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। इसमें जो लड़का या बालिकाएं हैं वो ऐसी कार्य करते हैं जिससे समाज उनकी प्रशंसा करे। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, समाज के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उस करता है। जैसे उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा, रेड लाइट पार वह कभी नहीं करेगा। तो वह जो समाज की व्यवस्था है उसे बनाए रखने का कार्य करता है। तो पहला सोपान है प्रशंसा की अवस्था, जिसमें वो प्रशंसा पाना चाहता है। दूसरा है सामाजिक जो व्यवस्था है उसे वो बनाए रखना चाहता है। याद रखिएगा, पूर्व में आज्ञा पालन एवं अहंकार की अवस्था, दूसरा में प्रशंसा की अवस्था और समाज के प्रति सम्मान की भावना, ये दूसरा रहेगा। देखिए इसमें तीसरा भी है, तीसरा यहाँ पास नहीं है, मैं बता देता हूँ तीसरा कौन कौन सा रहेगा। तीसरा रहेगा उत्तर परंपरागत स्तर। याद रखिएगा, उत्तर परंपरागत स्तर। इसको भी 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? तो पहला है समाज जो है, इसमें मतलब जो है बच्चा जो है समाज के नियमों को तोड़ने लगता है। जैसे वे सोचते हैं दूसरा नियम में, मतलब उत्तर परंपरागत के पहले सोपान में ये सोचते हैं कि अगर जो नियम बने हैं वो समाज की भलाई के लिए है या व्यक्ति की भलाई के लिए है, तो वो ऐसा काम करते हैं जिससे खुद की भलाई हो सके। मतलब वो समाज के नियम को इस सोपान में तोड़ने लगते हैं। जैसे अगर रेड लाइट पार करने से उसके पापा की जान बच जाती है तो वो रेड लाइट के नियम को तोड़कर आगे जाएगा। तो ये होता है समाज के नियम को वो तोड़ता है। उत्तर परंपरागत स्तर का पहला सोपान यही बोलता है कि समाज के नियम को तोड़ने लगता है और खुद से नियम बनाने लगता है। और दूसरा है विवेक की अवस्था, मतलब उसमें विवेक जागृत हो जाता है, वो खुद नियम बनाने लगता है और तर्क करने लगता है, सोचने लगता है और कानून व्यवस्था को मानने लगता है। तो ये जो है चौथा है विवेक की अवस्था। इसमें इसी बात को याद रखना आप कि उत्तर परंपरागत स्तर में एक होता है, मतलब समाज के साथ समझौता करता है कि नियम सही रहेगा तभी वो पालन करेगा, और उस नियम को अगर गलत है तो उसे तोड़ देगा और खुद से नियम बनाएगा। और विवेक की अवस्था में उसमें विवेक जागृत हो जाता है। तो यही रहेगा, याद रखिएगा उत्तर परंपरागत स्तर में
यहाँ पास नहीं है। तो देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी, मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चरल की डिफरेंस को इंपॉर्टेंट नहीं दी थी, यही इन्होंने बोला था। चलिए देख लेते हैं अगला, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए, वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूस के थे। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने। याद रखिएगा, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते हैं कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को मान्यता दी है, प्राथमिकता दी है, लेकिन पियाजे ने पहले विकास होता है बाद में अधिगम, इसको मान्यता दी है। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक अंतःक्रिया पर। चलिए देख लेते हैं वाइगोत्स्की की दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की की दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ZPD, जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे बोला जाता है समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ZPD का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और कौन से वैज्ञानिक ने दिया है इसे? मनोवैज्ञानिक ने। तो वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के। दूसरा है स्कैप फोल्डिंग, पाड़िया ढांचा। ये आपको वर्ड जो है पाड़िया ढांचा देखने को मिलेगा, चाहे वो हिंदी पैडोलॉजी में हो या इंग्लिश में हो या CDP में ही हो। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैप फोल्डिंग पाड़िया ढांचा कहते हैं। याद रखिएगा, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सुझाव को गाइडेंस, निर्देशन को स्कैप फोल्डिंग पाड़िया ढांचा कहते हैं। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बनेगा, इसे जरूर याद रखिए, कॉपी में नोट कीजिएगा। भाषा पर इनके क्या विचार है वो भी देख लीजिए। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार। इंपॉर्टेंट है ये भी। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। निजी भाषण या आंतरिक भाषा, निजी भाषण या आंतरिक भाषा क्या किसे कहते हैं देख लीजिए। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा एक, लेकिन ये वाला बनेगा ना, पहला याद रखिएगा। भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं, है ना। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट जो है मनोवैज्ञानिक, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे और एरिक एरिक्सन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपको 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा, आपको घुमा फिरा कर यहीं से आएगा। तो ज़रूर इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो पहले से वीडियो अपलोड किया है उसे भी जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आपके जो 30 नंबर है वो कहीं नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।